डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों ने प्रीलिम्स की परीक्षा दे दी है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया भी होगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम इंडियन पॉलिटी का सॉल्यूशन करते हैं और हम बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है, कट ऑफ पेपर का लेवल कैसा था, तैयारी में मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगा कि एग्ज़ाम ठीक नहीं गया तो कहाँ दिक्कत थी, कहाँ कमियाँ थी, वो हम लोग अभी थोड़ा देर के बाद डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सब को जितने क्वेश्चंस आए हैं इंडियन पॉलिटी में उस सब का सॉल्यूशन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये सेट ए है। जो आज का जो पेपर हुआ ABCD में, उसमें सेट ए का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में विथ रिफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला एक जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, वो स्टेटमेंट किस पे दिया है बच्चा? ऑर्डिनेंस पे, अध्यादेश। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल से है भाई? आर्टिकल 123 पहला। दूसरा, ऑर्डिनेंस आता कब है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो ऑर्डिनेंस तब आएगा जब पार्लियामेंट में से दोनों हाउस में से किसी हाउस का या तो सेशन दोनों हाउस सेशन में नहीं हो, या दोनों में से कोई एक हाउस सेशन में नहीं हो। क्योंकि लॉ तभी बन सकता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास है। तो राज्यसभा लोकसभा से कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अगर कोई एक सदन अगर सेशन में होगा भी, तब भी बिना दूसरे सदन की अनुमति से वो बिल कहाँ नहीं होगा? राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। इसलिए ऑर्डिनेंस कब आता है? जब दोनों सदन क्या हो? सेशन में नहीं हो, या दोनों में से कोई एक सेशन में हो, पहला। दूसरा, उस समय प्रेसिडेंट को ये एहसास हो जाए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला देश के सामने आ गया है और बिना कानून बनाए अब काम नहीं चलेगा। तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 123 का यूज करके क्या ला देते हैं? ऑर्डिनेंस ला देते हैं। देखो, ऑर्डिनेंस लाने से पहले आपको दो तीन चीज़ें समझना होगा। पहला कि क्या ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट उसी पे ला सकते हैं जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर का सब्जेक्ट होगा। ठीक। दूसरा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस क्या है? जैसे पार्लियामेंट से लॉ आता है उसी तरह ऑर्डिनेंस भी क्या है? एक लॉ है। ठीक ना। लेकिन आपको कितने दिन के अंदर पास कराना पड़ेगा? 6 सप्ताह के अंदर। जब पार्लियामेंट सेशन में होगी तो 6 सप्ताह के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा पार्लियामेंट लॉ बनाती है, समझिए बिल्कुल ऑर्डिनेंस उसी तरीके से काम करता है। तो क्या ऑर्डिनेंस या अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है? बिल्कुल। जो पार्लियामेंट कर सकती है काम ये भी कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है? अगर पार्लियामेंट कर सकते हैं तो ऑर्डिनेंस भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का तीनों आंसर सही होंगे, 1, 2 और 3। ये भी देखना होगा कि यहाँ एबव आर करेक्ट, इनकरेक्ट, ये सब देखते रहिएगा। यूपीएससी इस खेलने में बहुत माहिर है, कई बार क्या दे देगा? इनकरेक्ट। ठीक है। दूसरा क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 52 है सेट ए का। निम्नलिखित युग्मों पे विचार कीजिए। क्या? अरुणाचल प्रदेश एक किले से राजधानी का नाम पड़ा। बिल्कुल सही है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सा है? ईटानगर। और ईटानगर क्या है बाबू? एक ईटा फोर्ट है, उसके नाम पे ही पड़ा था, ईटा किला, जो कि 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक ना। तो ईटा फोर्ट के ही नाम पे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या पड़ा? ईटानगर। ठीक है, ये पहला लाइन बिल्कुल सही है। और क्या लिखा कि राज्य में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप देखिएगा, 2 नेशनल पार्क पूछ दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछ सकते थे, बायोस्फीयर भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या पूछा? 2 राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन कौन सा है बाबू? नामदाफा और दूसरा मोलिंग। नामदाफा और मोलिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। नागालैंड एक राज्य एक संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अस्तित्व में आया। बिल्कुल आया। पहले नागालैंड किसका पार्ट था? असम का। फिर होता है आपका 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और उसके बाद असम से एक राज्य बनाया गया जिसका नाम क्या था? नागालैंड। ठीक है,
तो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, त्रिपुरा। प्रारंभ में ये भाग ग, ये वाला बात सही था। जब राज्य अधिनियम लागू हुआ था तो राज्य को 4 पार्ट में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। तो ये जो सी वाला पार्ट था ना, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें त्रिपुरा, ठीक ना, त्रिपुरा इसका पार्ट था। और इस सी में कौन कौन सा था, भोपाल भी था। तो बिल्कुल जो त्रिपुरा था ये क्या है, पार्ट सी का राज्य था। और 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने पर केंद्र शासित राज्य क्षेत्र बना और बाद में इसने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। तो ये क्या है, ये भी सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं, तीनों। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि भारत के संदर्भ में विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक ना, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल्स। अब क्या लिखा है, उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार स्थापित। तो ये वाला लाइन बहुत अच्छा है, एबव एवर द एस्टेब्लिश्ड एज अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद, बिल्कुल ये आर्टिकल 263 है। ठीक है, द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल, ये दोनों क्या एडवाइजरी बॉडी है, ये दोनों क्या है आपके एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, तो इनमें से कितने संविधान को उपबंध के अनुसार स्थापित हुए हैं, तो केवल एक, कौन सा, इंटर स्टेट काउंसिल, न तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल न तो जोनल काउंसिल, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के प्रोविजन के तहत स्थापित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द सर्टेन स्फेयर द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एक्ट इन हर ऑन डिस्क्रिशन। ये वाला लाइन सही है कि राज्यपाल विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता हो। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक है आपका आर्टिकल 200, समझिएगा। आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई असेंबली कोई भी बिल पास करके गवर्नर के पास भेजेगा तो गवर्नर के पास कितने रास्ते हैं, टोटल 4। ठीक है, तो पहला क्या है कि वो एसेंट करेगा, मतलब सहमति देगा। दूसरा या तो होल्ड करा लेगा। तीसरा क्या करा देगा, या तो रिटर्न कराएगा। तो ये आप याद रखिएगा, रिटर्न करने के लिए क्या होता है, कुछ रीजन देना पड़ता है। ठीक ना, रिटर्न करने के लिए। और चौथा क्या है, को रिजर्व करेगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो आर्टिकल 200 में साफ लिखा हुआ है कि रिजर्व कौन करेगा, गवर्नर। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से किसी बिल को रिजर्व नहीं कर सकता, रिजर्व कौन करेगा, गवर्नर। और आर्टिकल 201 क्या कहता है कि अगर गवर्नर ने किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया हो तो प्रेसिडेंट के पास 2 ही चांसेस हैं। पहला कि या तो सहमति देंगे या तो उसको होल्ड करेंगे। तो दूसरा नंबर तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना यूपीएससी ने कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है खुद ब खुद, ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान उपबंध हैं, किसके अधीन कथित है, प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट अंडर। ठीक है, तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, सेपरेशन दिया हुआ है डायरेक्ट। तो ये कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये क्या है आपका मूल कर्तव्य, ये भी है। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नियोजन का निषेध, ये क्या है आपका मूल अधिकार है। देखिए, अगर किसी ने अगर हमारे फंडामेंटल राइट के सीरीज को अगर देखा होगा ना, ये क्वेश्चन उससे बन जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपका, तीनों का तीनों सही है। ठीक ना,
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफ एन एरिया इन अ स्टेट इज डिक्लेयर ए शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। ये एक लाइन को अच्छे से समझिएगा कि किसी शेड्यूल्ड एरिया को किसके लिए रिजर्व कर दिया गया हो, 5वें शेड्यूल से, ठीक ना, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो, ठीक ना, 5वें अनुसूची के अधीन। तो क्या है, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। ऐसा नहीं होता है कभी भी, ये स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण नहीं करता। जब अगर 5वीं अनुसूची क्षेत्र, अगर 5वीं अनुसूची से उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो पावर किसके पास चला जाता है बाबू, सेंटर के पास, ठीक ना। तो संघ की सरकार क्या करेगी, कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही सही है, ठीक है। भारत के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये संगठन, ये संघ का मंत्रालय है। तो राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड, ठीक ना, ये किसके अंदर आता है बाबू, भारी उद्योग मंत्रालय के अंदर, ठीक ना। जो कायर बोर्ड है वो किसके अंदर है, एमएसएमई के अंदर। और जो राष्ट्रीय व्यापार और सूचना केंद्र है वो क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। अब लिखा है इनमें से कितने सही सुमेलित हैं, तो एक भी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये इसका है, ये इसका है, और ये क्या है, इसका है, ठीक है। ये पूरा फैक्ट क्वेश्चन था। अब भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संघ सूची, किसी राज्यपालिका की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, ये 3 क्वेश्चन दिया है। उसके बाद क्या लिखा है कि उपर्युक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त हो। ये एक लाइन पकड़िएगा, आधे से अधिक राज्य का, ठीक ना, मतलब जितने राज्य हैं उसका आधा, इतने राज्यों का अनुमोदन प्राप्त है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा फैक्ट आता हो। आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन देखिए कैसे लगाते हैं, पकड़ना है। अगर मुझे किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करना है, मान लीजिए बिहार राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार करना है, तो मुझे जब बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो तो मैं भारत के आधे राज्य से क्यों समर्थन लूँगा, उसके विधान परिषद से या विधानमंडल से या विधानसभा से, बिल्कुल नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए क्या करना होगा, सेंटर खुद ही कानून बना सकता है, उसको किसी भी आधे जितने राज्य सरकारें हैं उससे उसके आधे से परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है। अब आप ढूंढिए तो स्टेटमेंट 2 कहाँ गलत है, पहले में गलत है, दूसरे में गलत है, चौथे में गलत है, इसका मतलब केवल सी सही होगा, ठीक है। हमने केवल एक क्वेश्चन को एलिमिनेट किया, ऑटोमेटिक सारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है एलिमिनेशन। अब हम वापस आते हैं, 7वीं सूची में अगर कोई क्वेश्चन लेता हो बिल्कुल करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और राज्यपाल के पद के लिए शर्तें अगर हम करते हैं तो हमें क्या करना होगा, जितने भी स्टेट हैं उसके आधे से हमें उसके विधानसभा से या विधानमंडल से हमें परमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन किसी राज्य की शक्ति के लिए अगर हमें बढ़ाना होगा तो केवल उस राज्य की विधानसभा से हमें पूछना रहता है, न कि सारे राज्य की विधानसभा से, ठीक है। फिफ्टी 59 क्वेश्चन जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है। ये ऐसा नहीं कि राज्यपाल, राष्ट्रपति भी किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। देखिए भारत के संविधान में बहुत अच्छा है क्या कि टॉप कुर्सी पर बैठा देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, नंबर दूसरे पे रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, नंबर तीसरे पे हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री। संसद कानून बनाती है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है वो अपना बिल रखती है, कानून बनाती है, ठीक है। लेकिन हस्ताक्षर कौन करते हैं उस पर, राष्ट्रपति, ठीक है ना। जिस दिन प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर होने लगेगा ना तो सब लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय,
ठीक। तो इसलिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कि भले ही लोकसभा या राज्यसभा या कहते संसद पास कर दे और विधानसभा में या राज्य में विधानसभा पास कर दे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति साइन करेंगे और वहाँ पे राज्यपाल साइन करेंगे, और दोनों के बारे में ये उन्मुक्तियाँ हैं कि इनके किसी भी निर्णय को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। राज्यपाल की विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। ठीक ना। क्रिमिनल, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है बहुत अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अगर यहाँ पे अगर ये सिविल प्रोसीडिंग होता ना तो ये चल जाता, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग राज्यपाल के ऊपर नहीं चल सकता या राष्ट्रपति के ऊपर भी नहीं चल सकता। ठीक है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। नहीं तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट आपने देखे होंगे संसद में, जैसे एक आपने एक नाम सुना होगा है क्या, रमेश बिधूरी साहब, उसने पार्लियामेंट में क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। अगर ये किसी न्यायपालिका के अंदर आ जाते हैं तो उनको सही में सज़ा हो जाती है। या माननीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, इन्होंने भी विधानसभा में कुछ ऐसे अटपटे आंसर्स किए हैं। लेकिन क्या है कि विधानसभा के अंदर या वहाँ पे संसद के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो आप किसी भी न्यायालय के जुरिडिक्शन क्षेत्र के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है भाई कि लोकसभा के विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाला लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल त्यागपत्र नहीं देगा। चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो, वो क्या करेंगे, अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र नहीं देंगे। ठीक है। तो वो वोट कब करेंगे कि किसी ऐसे बिल पर जहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का क्या हो, अगर वोट सेम आ जाए तो अंतिम निर्णायक जो वोट देंगे वो लोकसभा अध्यक्ष, और अगर विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष देंगे। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई। ये वाला बात भी सही है। चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे प्रेसिडेंट हो, इन सबको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। तो ये आपका क्या है, ये तो आपका दूसरा गलत हो गया। ठीक है ना। तो अगर दूसरा मेरा गलत हो गया, एलिमिनेशन ही लगा लेते हैं ना, मेरा दूसरा यहाँ गलत हो गया, मेरा दूसरा यहाँ गलत हो गया, मेरा दूसरा यहाँ गलत हो गया, तो आंसर सही है। तो एक हम पकड़ लेते हैं और आंसर मेरा ऐसे भी इसका आ जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निहरता से ग्रस्त हो गया है, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, ठीक ना, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। देखिए राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम नहीं होता है। अगर एंटी डिफेक्शन लगा है, दल बदल अगर लग गया है, तो उसमें किसका है, लोकसभा का अध्यक्ष इस पे अंतिम निर्णय लेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब है कि पहला क्या हो गया, गलत। भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर आप आर्टिकल 19A B C D पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको बताए होंगे, या हमने फंडामेंटल राइट भी कोई मेरा अगर सीरीज पढ़ लिया होगा। देखिए संघ एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है, इसी संघ से बनता है क्या, राजनीतिक दल। स्पेशली पूरे भारत के संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन जब हमें पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना संघ बना सकता है, अपना एसोसिएशन बना सकता है, अपना सहकारी बना सकता है, तो इसी संघ से एक सेंस निकलता है कि वो एक राजनीतिक दल बना सकता है। तो भारत के संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं, ये सही है। मतलब दोनों, मतलब ये गलत है, मतलब ये भी गलत ये भी गलत, यानी कि दोनों गलत। एट्टी 89 क्या कहता है कि भारत में राज्य सरकार के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में स्थित हों। ऐसा नहीं है।
जो माइनर जो मिनरल्स हैं उसमें राज्य क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, स्टेट के पास ये ताकत है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है कि भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है, बिल्कुल है, ये दूसरा वाला सही है। ठीक ना, वो नोटिफाई कर सकता है भारत सरकार क्या कि माइनर मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, और उसके लिए क्या कर सकता है, कानून भी बना सकता है, अधिसूचित भी कर सकता है वो। तो इसका मतलब क्या है, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 बिल्कुल सही है। ठीक, और एक लास्ट क्वेश्चन था, इसका क्वेश्चन नंबर 91 कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है, ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायतें सभी राज्य में विद्यमान नहीं है। दूसरा क्या है कि मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, नहीं 21 वर्ष की आयु चाहिए। ठीक है, सॉरी, दूसरा नंबर भी गलत। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों के वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए राज्य द्वारा उद्घटित करों और शुल्कों के लिए आगम मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के लिए बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही राज्य वित्त आयोग रहता है। राज्य वित्त आयोग है जो ये निर्णय लेता है इस सारे बात का कि किस पंचायत को कितना फंड दिया जाए। तो तीनों, तो इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है भाई, तीनों कथन सही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल 100 जो क्वेश्चन आए थे उसमें किस पार्ट से कितने कितने थे। देखिए, हिस्ट्री से 14 आए थे, मॉडरेट था, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी 23 था, 23 डिफ़िकल्ट रहे थे हैं। इंडियन इकोनॉमी में 13 है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हैं। इंडियन पॉलिटी में 14 क्वेश्चन हैं, मॉडरेट हैं। जनरल साइंस से 12 क्वेश्चन हैं, ईजी टू मॉडरेट हैं। और करेंट इवेंट से 24 क्वेश्चन आए, जो फिलहाल इतने दिनों से नहीं दिख रहा था, ये इस बार दिखा है। 24 को 10-12 दिखते थे लेकिन 24 पहली बार दिखा हमें, और ये कैसा बना, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो अगर हम पूरा इस पेपर को एनालिसिस करें तो यहाँ डिफ़िकल्ट, यहाँ डिफ़िकल्ट, यहाँ डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अब हम सोचते हैं इसका कट ऑफ कितना होगा। तो 2-3 चीज़ें पहले समझ लें और अच्छे से देखिए। यूपीएससी का जब हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में रखता है किसी तरीके से हम प्रीलिम्स पास कर जाएं। ऐसा नहीं होना है। देखिए, हम अपनी तैयारी अपने हिसाब से करते हैं। कभी एक बार अगर कमीशन के अगर हम ट्रेंड को समझ लें अच्छे तरीके से, तो शायद हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर जाएं। कमीशन क्या चाहता है, या हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सबसे पहला जो हम लोगों से जो ब्लंडर मिस्टेक्स होती है वो क्या होती है, वो मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पूरा 90% फोकस रखते हैं प्रीलिम्स पे, कि अगर प्रीलिम्स पास करेंगे तब देखेंगे कि क्या है। ऐसा नहीं, ये हम लोग चाहते हैं। फिर हम लोग तैयारी करते हैं मेंस का 8% और इंटरव्यू का 2%, रिजल्ट हम लोग हो जाते हैं फेल। एकदम लगना ही लगना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हम करते हैं। आयोग क्या चाहता है, इसको समझना होगा। तो आयोग ये चाहता है कि बच्चा प्रीलिम्स में 30% तैयारी करे, मेंस की तैयारी करे 50% और इंटरव्यू की तैयारी करे 20%। अगर आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखें नहीं तो कई बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, पेपर का पता ही नहीं चलता है क्या, तो हर बार प्रीलिम्स में फेल हो गए, 1 नंबर से ही हो गए, लेकिन हो गए ना, क्योंकि उनका तैयारी करने का तरीका ही गलत है। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, पहले मेन से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे इस बार ज्योग्राफी में 23 क्वेश्चन आए, अगर जिस बंदे के पास ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा होगा, ठीक ठाक कर लिए, हम 16-17 तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या बंदा जो सिर्फ जीएस से ज्योग्राफी से रहा होगा, तो चांसेस थोड़े कम बनते हैं, 5, 7, 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है। कई बार पैटर्न चेंज हो जाती है, कई बार पॉलिटी आ जाता है, कई बार हिस्ट्री के में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमेशा क्या कीजिए, ऑप्शनल की तैयारी करके रखिए, तब प्रीलिम्स दिया कीजिए, उससे आप ही को बेनिफिट होगा। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है। तो पेपर देखने के बाद जो हमें समझ में आई कि जैसे 2023 जिसको हम लोग बोलते हैं डिजास्टर ईयर, यूपीएससी ने थोड़ा सा पैटर्न सीधे ही चेंज कर दिया था। तो क्या ये पेपर 2023 के लेवल का था? तो नहीं, 2023 से आसान था।
दूसरा 2024 से अगर कंपेयर करें तो कैसा है, तो 2024 से कठिन पेपर था। ठीक, तो 2023 से आसान था और 2024 से क्या था, ये टफ पेपर था। ऐसे भी आप लोग सुनते होंगे ना, जीनियस बनता है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल के दिखाओ, तो उनको भी पता है कि हर साल ये अपना पैटर्न चेंज करता है, कभी कुछ क्वेश्चन आगे, कभी किसी का क्वेश्चन आगे, ठीक है ना। तो आपको भी ये वाली बात समझनी होगी। अब हम आते हैं कटअप पे। तो पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद जो मेरी समझ में आया, या लगभग सबको यही लगेगा ही, कि अगर किसी स्टूडेंट का 41 से 43 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हैं, इसके इसको दूसरे तरीके से हम समझ लें, या किसी स्टूडेंट को 82 से लेकर 86 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उस बच्चे का प्रीलिम्स हो चुका है। वो क्या कीजिए, मेंस के लिए आज आप लोग आराम कीजिए, चूँकि आज पेपर दे के आए हैं। कल से आप लोग बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी में लग जाइए, एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको मेंस लिखना है, 6 घंटे का पेपर लिखना है, एक दिन में 6-6 घंटा लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको 6 घंटा का अगर आपको पेपर देना है तो यानी 12 घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए, तब आप जाके 6 घंटे का पेपर दे पाइएगा एक दिन में। तो वो सारी तैयारियाँ आपको कल से आपको पूरी रणनीति बनानी होगी अच्छे से। अगर किसी को हमसे सहयोग चाहिए, हमारी टीम से चाहिए, हमारे कोचिंग से चाहिए, तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो पूरे एनालिसिस करने के बाद 41 से 43 ये हम लोगों को लगता है कि यही कटअप रहेगा। बाकी आप लोगों को अगले एग्ज़ाम के लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।